तो बच्चों पहली क्लास हमने पढ़ ली है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की, ठीक है। उसमें हमने बेसिक चैप्टर के बारे में जाना था, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो हमने कहा था ये जो चैप्टर शुरू होगा वो 3 पार्ट में शुरू होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स, ओके, फिर हम कंप्लीट करेंगे बेसिस, ठीक है, और लास्ट में हम उसमें सॉल्ट्स पढ़ेंगे। तो देखो आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पहला पार्ट, एसिड्स, ओके। अब बच्चों आप कहोगे कि एसिड्स तो हमें पता है, एसिड्स क्या होते हैं, जो सोरिन टेस्ट होते हैं, ओके, और ठीक है। और कुछ हमने जाना था कि एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। फिर हमने उस पर बेस्ड लिटमस पढ़ा था कि लिटमस में कौन सा कलर कैसे चेंज होगा, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स में। देखो ये जो मैंने अब तक जो बताया वो तो हम 8th 9th 7th से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। आज हमने क्या करना है, अब जो हमने अगले स्टेप में जब एसिड्स पढ़ने हैं तो उसमें हमने 10th के बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं हम। आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एसिड्स, ठीक है। उसमें हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे टोटल, ठीक है, और फाइनली उसमें हम उसके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एसिड्स की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे हम 1 by 1। देखो तो पहली 3 प्रॉपर्टी तो इजी है, दे हैव सोरिन टेस्ट हमें याद है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड वो भी हमें याद है। और ये नई एक नई प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि एसिडिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं एसिड प्लस वाटर से बनते हैं, ठीक है, या इसको लिख देता हूँ, एसिड प्लस वाटर से बनते हैं। अब कहते हैं जैसे ही कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो क्या बना देता है, उसके आयंस बना देता है। इजी रहेगा जब हम HCl की बात करें। तो ये क्या होता है, जैसे ही मिलता है वाटर में तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आयंस जो होते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं। जनरली किसी भी लिक्विड में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है, ठीक है, किसी भी लिक्विड में हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है तो हमें उस लिक्विड में आयंस चाहिए, फ्री आयंस चाहिए, ठीक है। वो आयंस जो है एसिड प्रोवाइड कराता है वाटर में, तो क्या होता है उन आयन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। यानी कि एसिड की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी पास कराना, हम गए एसिड में आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आएंगे 1 by 1 की एसिड को डिफरेंट चीज़ों से, मेटल या मेटल कार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड या बेस, इन चीज़ों से रिएक्ट कराने में क्या होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे मेटल को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। एक जनरली क्वेश्चन है कि किसी रिएक्शन में एक्वस लिखा होता है सॉल्यूशन को, किसी लिक्विड को, और किसी रिएक्शन में लिक्विड को क्या लिखा होता है L। तो इसमें क्या डिफरेंस है बताइए, क्या डिफरेंस है इसमें। किसी सॉल्यूशन में एक्वस लिखा होता है लिक्विड को, किसी में L लिखा होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। चलो मैं एक इक्वेशन देता हूं पहले, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। इसमें क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, HCl की जगह हमें ये एक्वस दिया होगा, जो वाटर है वो लिक्विड दिया होगा। क्यों, जहां पे भी अगर हम लिक्विड की स्टेट को बात कर रहे हैं, वाटर की स्टेट, उसके पीछे ऑलवेज L लिखा होता है, और अदर कोई लिक्विड स्टेट में है वाटर को छोड़ के वहां AQ एक्वस से डिनोट करते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा था मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या होगा, जब भी कोई मेटल, जिंक क्या है, मेटल है, जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्शन करी, H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे रिएक्शन करी, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, Zn जो है H2 को डिस्प्लेस कर देता है,
ठीक है। तो Zn इधर चले गया तो क्या बन गया, ZnSO4 बन गया और H2 बाहर आ गया तो हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये क्या होता है, जिंक सल्फेट। देखो एक चीज है, SO4 किसी के पीछे लग जाता है तो वो बन जाता है सल्फेट। जिंक के पीछे लगा तो जिंक सल्फेट कह दिया, या फिर सोडियम के पीछे लगता तो सोडियम सल्फेट कह देते। और कहीं किसी के पीछे CO3 देखोगे तो याद रखना है क्या, कार्बोनेट। क्या होता है, कार्बोनेट। सोडियम के संग लग गया तो सोडियम कार्बोनेट, जिंक के संग लग गया तो जिंक कार्बोनेट। ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि मेटल जब एसिड के संग रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है और एक वाटर बनाता है। जिसके पीछे भी SO4 CO3 दिखे तो समझ जाओ वो सॉल्ट ही है। ठीक है, सल्फेट, कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल जब एसिड के संग रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था जब मेटल जो है एसिड के संग रिएक्ट करता है तो क्या देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मेटल कार्बोनेट एसिड के संग रिएक्ट करता है तो क्या देता है, या हम कह सकते हैं कि एसिड का जब मेटल कार्बन के संग रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले साफ साफ लिखा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी एंड वाटर मिलेगा। तो तीन प्रोडक्ट मिलेंगे हमें बेसिकली, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और वाटर। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। देखो जहां पे भी किसी के पीछे CO3 लग जाता है वो क्या हो जाता है, कार्बोनेट। OH लगा होता है तो हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे हमारा आता रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। तो CO3 तो Na क्या है, एक मेरा सोडियम है, CO3 लग गया तो कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। तो सोडियम कार्बोनेट जब HCl के संग मिला तो क्या हुआ, देखो जनरली इसने Na और Cl, NaCl बनाया एक, ठीक है, और एक वो इसमें से माइनस कर दो तो एक CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक H2O बनाया। तो तीन चीजें हमको मिली, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसका मतलब NaCl क्या है, इसको कॉमन सॉल्ट से भी जाना जाता है, जिसे हम खाते हैं, नमक, टाटा नमक। ठीक है, आप लोग जो भी खाते हो वो वाला नमक, तो कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने पढ़ा मेटल कार्बोनेट पढ़ा, बोला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaCO3 मेटल कार्बोनेट, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये Na है तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो NaCO3 ने जब HCl के संग रिएक्शन करी तो क्या बनाया, तो ये भी NaCl CO2H2। तो कहने का मतलब चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही प्रोडक्ट देते हैं। मेटल कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों का प्रोडक्ट जो रहता है सेम रहता है। वो क्या रहता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि एसिड ने मेटल के संग क्या करा, एसिड ने मेटल कार्बोनेट के संग क्या करा, एसिड ने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के संग क्या करा। ये तीन हमें याद हो गई है। चलो अब देखो सेवंथ है हमारी। सेवन क्या है कि एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा। अगर हमने एसिड और बेस को साथ में मिलाया तो क्या मिलेगा, तो एसिड और बेस जब भी मिलता है सॉल्ट एंड वाटर देता है। एसिड और बेस जब भी मिलता है सॉल्ट और वाटर देता है। तो इसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, जैसे ये यूज़ होता है, जैसे हम इन लोगों को एसिडिटी हो जाती है, हम जो इनो खाते हैं। ठीक है, इनो क्यों खाते हैं, क्योंकि इनो का नेचर जो है बेसिक है। हम जानते हैं पेट में HCl है, मैंने आपको बताया था। जब HCl बहुत ज़्यादा बन जाता है पेट में तो एसिडिटी होती है लोगों को। ठीक है, वो थोड़ा दिक्कत देती है, तो लोग उसके लिए बेस खाते हैं। उसको बाजार में जो मिलते हैं उसे एंटासिड्स कहते हैं। असल में एंटासिड कुछ नहीं होते, वो बेस ही होते हैं, माइल्ड बेसेस होते हैं
ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी बेसिस नहीं होते, वीक कहेंगे वीक बेसिस होते हैं, जिनको खाने से वो क्या करता है, एसिड को कम करता है और न्यूट्रलाइज करता है। जब जीरो कर देगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कहेंगे कम करता जा रहा है वो, ठीक है। और जीरो हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और कैसे क्वांटिटी पे कैसे करेगा, जैसे मान लो चाय बनाई, ठीक है, चाय बनाई, अब 4 गिलास चाय में अगर मैं आधा चम्मच चीनी डालूं तो सफिशिएंट नहीं होगा, ओके। 4 गिलास चाय के लिए मैं या 4 कप चाय के लिए आधा चम्मच चीनी डालूंगा तो वो लोगों के लिए चीनी जो होगी, मिठास जो होगी, सफिशिएंट नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 एटलीस्ट 6 चम्मच डालनी पड़ेगी, तब जाके बैलेंस होगा। लेकिन मेरे को चीनी को डाले जाना क्या कहेंगे कि न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। जैसे एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो बेस को डालते जाओ और उसको कम करते जाओ, ठीक है। जितना बेस डालते रहेंगे वो उतना सॉल्ट और वाटर में ब्रेक होते रहेगा और एसिड की मात्रा को कम करते रहेगा, इससे हमें एसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl, ये पेट वाला HCl है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड। तो ये पेट वाला एसिड ही समझ लो HCl, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे, कभी किसी को एसिडिटी हो जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दो, तो वो सोडियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था कहता है सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट में और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे HCl ब्रेक होता रहेगा सॉल्ट और वाटर में, वैसे वैसे एसिड की मात्रा कम होती रहेगी और वो इस पूरी रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो एक लास्ट है, इसमें लास्ट है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के संग रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। तो इसमें भी वही रहेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसकी इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है, उसको हमने HCl के संग रिएक्ट कराया, ये कहता है, ये क्या है, मेटल है, मेटल ऑक्साइड है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग रिएक्ट करता है तो कॉपर क्लोराइड और वाटर देता है। देखो एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी इक्वेशन में सब्सटेंस के कलर्स को बहुत डीपली याद रखना है, उससे क्या होगा, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक कलर का X नाम का एक ऑक्साइड है जो एसिड के संग रिएक्ट करता है और एक ब्लू ग्रीन कलर का क्लोराइड देता है और वाटर रिलीज करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वो X और Y क्या है वो बताओ, ठीक है। तो इस बेसिस पे 3 या 4 नंबर का, कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको ध्यान पे रखना है, कलर्स को ध्यान पे रखना है, इक्वेशन को डीपली याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो ये मेटल ऑक्साइड का हो गया एक हमारा, तो इतना ही था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बनाई है, हो सके तो चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। इसमें चारों इक्वेशन देखें, जहाँ पे भी है एसिड ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो, जब सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। इधर देखा, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों से रिएक्ट करता तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। और इधर हमने देखा जब मेटल ऑक्साइड के संग रिएक्ट करेगा तो एसिड क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, और ये दोनों सेम ही है। और एसिड जब बेस के संग रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये याद रखना है। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी 4 इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो एसिड होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, एसिड है क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने एक और पढ़ा कि एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं, 5 ही के वो 5 बोलेंगे, 5 8। और एक लास्ट एक और है
एसिड्स का क्या होता है, करोजिव नेचर होता है। क्या होता है, एसिड्स का नेचर जो होता है वो करोजिव होता है। करोजिव मतलब कि कोई चीज़ से रिएक्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में गिरते हैं तो ये बर्न कर सकते हैं या मेटल को भी गला सकते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं, तो इसको करोजिव नेचर बोला जाता है। तो हम कहेंगे एसिड्स हैव करोजिव नेचर, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी एसिड्स की हो चुकी हैं, क्लियर है। चलो देखो बच्चों, हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। और उसमें एक दो पॉइंट और हमें जानना है, कुछ खास बात एसिड्स की, तो हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन। आई मीन जितने भी एसिड्स हमारे पास हैं, ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या चीज़ हमें कॉमन मिलेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट पढ़ो, एन एसिड इज सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएटेड इनटू आयंस, मतलब कि जो आयंस में ब्रेक हो जाता है जब वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे तो क्या होता है, देखो जैसे ही हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे ही किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी खास बात है कि वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे ही हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और आयंस कौन से होंगे, ऑलवेज हमें एक कॉमन चीज़ मिलेगी, H पॉजिटिव आयंस। तो कभी भी कोई एसिड डिसॉल्व होता है तो हमें H पॉजिटिव आयंस देता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl जब वाटर में की प्रेजेंस में आएगा, पानी में मिलाया जाएगा, तो वो H पॉजिटिव एक्वस आयन प्लस Cl नेगेटिव एक्वस आयंस देगा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि H पॉजिटिव एक्वस आयंस क्या है, वो मैं पहले बताता हूँ, फिर एक आध हम एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं कहूँ इस लाइन को छोड़ दीजिए, जैसे HNO3 जब वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, या फिर H2SO4 वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस NO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो जितनी भी इक्वेशन देखी सब में हमें ये एक्वस होगा, हर किसी में H पॉजिटिव आयन हमें मिलेगा। इसका मतलब जब भी कोई एसिड वाटर में डिसोसिएट होता है, डिसॉल्व होता है, तो हमें आयंस देता है, ठीक है। कौन से आयन, H पॉजिटिव आयंस। तो जितने भी हम एसिड्स को हम वाटर में डालेंगे तो हमें एक कॉमन आयन जो मिलेगा वो है H पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था कि जो ये H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, असल में H पॉजिटिव आयन नहीं मिलते हमें मिलते हैं H पॉजिटिव एक्वस आयंस। अब H पॉजिटिव आयंस और H पॉजिटिव एक्वस आयंस में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने जब कहा कि HCl को मैंने वाटर में डाला तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिला। अगर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिल गया तो ये वाटर किधर गया, क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर कहाँ गायब हुआ। वाटर कहीं नहीं गया, ये जो H पॉजिटिव है इसमें ये एक्वस फॉर्म में होता है, Cl भी एक्वस फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो H पॉजिटिव एक्वस आयन है वो होता है इक्वल होता है H पॉजिटिव आयंस को, हम एक्वस आयंस को बोलते हैं हम H पॉजिटिव आयंस प्लस वाटर। तो इसका मतलब H पॉजिटिव एक्वस आयंस में प्रेजेंट होता है H पॉजिटिव आयंस प्लस वाटर, ठीक है। और जब बनता है तो ये बनाता है H3O नेगेटिव, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। जनरली जो हमारे वाटर जो H पॉजिटिव आयन मिलता है वो H3O पॉजिटिव होता है, एक्चुअली पॉजिटिव। तो
लेकिन हम इसको इस क्लास में 10th में हम इसको जहाँ पे भी पढ़ेंगे H पॉजिटिव एक्वस आयन पढ़ेंगे। इस एक्वस का मतलब है कि इसमें वाटर प्रेजेंट है, हर जगह H3 और पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे H पॉजिटिव आयंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी आएगा H पॉजिटिव आयंस और H पॉजिटिव एक्वस आयंस में डिफरेंस है। H पॉजिटिव आयंस H पॉजिटिव आयंस है, H पॉजिटिव एक्वस आयंस में वाटर पहले से ही उसमें है, ठीक है। ये तो हमारे समझ में आ गया कि जितने भी एसिड डिसोसिएट होते हैं वो सब क्या देते हैं हमें H पॉजिटिव आयंस एक्वस आयंस देते हैं। अभी जो दूसरी लाइन लिखी है ये भी बहुत खास लाइन है, ऑल द एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन। तो जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। हाँ मैंने पढ़ लिया, हाँ हमने पढ़ लिया कि जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड्स। तो जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो एसिड होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। जैसे C2H5OH, ये दो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसका नाम पहले से जानते हैं, अल्कोहल और ग्लूकोज। ये कंपाउंड भी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं बट ये कभी भी एसिड नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि जो भी कोई ऐसे H कंटेन करता हुआ हम उसे एसिड ही कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट एसिड ही होगा, बट इतना जो कंफर्म है कि जितने भी एसिड होंगे उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम अब एसिड को, वैसे तो मैंने उस दिन जब पढ़ाया था आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिलते कहाँ से हैं, ठीक है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड असल में रियल में हैं क्या, ठीक, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है वो हमने पढ़ना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाँ, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, ठीक है, ऐसा एसिड जो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाए वाटर में। अब इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा आयनाइज हो जाए वाटर में, कोई चीज़ जो चीज़ जितना ज़्यादा आयोनाइज होगी उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगी, ठीक है, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, और जो जितने कम H पॉजिटिव आयन को देगा हमें वो उतना वीक एसिड होगा। तो जो HCl है वो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता है, पूरा का पूरा आयनाइज हो गया तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेंगे, H पॉजिटिव एक्वस आयंस मिलेंगे। बट CH3COH को देखा जाए तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता, तो जो H पॉजिटिव आयन है वो कम मिलते हैं, ठीक है। इसको एक तरीका से ऐसे समझो, ये है 100 ml है HCl सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है मतलब वाटर पहले से प्रेजेंट है, और इधर है 100 ml है क्या CH3COOH एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक एसिड कहते हैं इसे। दोनों का क्वांटिटी सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी इक्वल, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस हो। जो जितना ज़्यादा आयनाइज होगा उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हो सकता है। इसमें मान लेते हैं इतना कम होते नहीं है, 20 H पॉजिटिव आयंस हैं और यहाँ 10 H पॉजिटिव आयंस है, तो क्वांटिटी सेम है बट H पॉजिटिव आयन कम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, या कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू वीक एसिड वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट शो करते हैं, तो प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो जो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन को आयनाइज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है। H2SO4 HNO3 है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और इधर क्या है H2CO3 कार्बोनिक एसिड और H2SO3 सल्फरस एसिड। ये कुछ दो एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, हमें एसिड्स ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एसिड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बेस चलेगा, लेकिन जाने से पहले तुम लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा जो मैं अगली क्लास में सुनूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई भी एसिड HCl, कोई भी एसिड सॉलिड स्टेट में अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा या नहीं। मतलब कहने का मतलब किसी एसिड में मैं अगर कोई एसिड सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, कोई भी एसिड सॉलिड स्टेट में है, अगर मैं उसमें ब्लू लिटमस पेपर लेके जाऊंगा, ठीक है, अब एसिड का काम है ब्लू टू रेड कन्वर्ट करना, ठीक है,
तो अगर मैं किसी सॉलिड स्टेट एसिड में ब्लू लिटमस पेपर लेके जाता हूँ तो क्या वो मुझे रेड में कन्वर्ट होगा मेरा लिटमस पेपर या नहीं? अगर होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों नहीं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिस पढ़ेंगे और अगली 2 या 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपको एक ही दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँ 1 घंटे में, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्या फ़ायदा अगर आपको कुछ सीखने के लिए ना मिले, फिर आपको बुकें पढ़नी पड़े। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर हम इतना सीख लें तो इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि एक ही डेली की 2-2 क्लासेस तो लें। अभी तो मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे कुछ टाइम मिलेगा मुझे तो मैं कंटिन्यूसली रोज़ की 1-1 क्लास डालूंगा और कंटिन्यूसली पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज एक चैप्टर पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ लिया, अब 4 दिन बाद पढ़ लें तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मेरे पास खुद ही टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियोज़ डाल सकूँ, ठीक है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में बेसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।